हेलो, थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच अपना प्लेटफॉर्म मुझे देने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सर यहाँ पे मैं इसलिए आई हूँ आज मीडिया के सामने क्योंकि पिछले 3 सालों से जो मेरी एप्लीकेशन है उस पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। क्योंकि जिस पे मैंने एलिगेशन लगाए हैं, जो ये मेरे आरोप है, ये आदमी जो है ये ऑलरेडी जुडिशियरी से रिलेटेड है। और यही कारण है सर कि कोई भी जो शायद पुलिस ऑफिसर है या कोई भी जांच शायद इसी वजह से अंजाम तक नहीं पहुंची हुई है। और क्योंकि सर ये जो 2018-19 की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा थी, ये 100% जो है इंटरव्यू के आधार पे सिलेक्शन था इसमें। तो इस इंटरव्यू के दौरान सर मतलब सारी मेरी पर्सनल डिटेलिंग इस मेंबर के द्वारा ली गई और उसके बाद मुझे आयोग में ही इंटरव्यू के आधे घंटे के बाद कॉल की गई, केबिन पे मिलने के लिए बुलाया गया फाइल लेकर के। और फिर क्योंकि मैं आयोग से निकल चुकी थी, फिर इसलिए 2 दिन बाद कॉल की गई और 8:15 बजे 23 तारीख को मुझे रिस्पना पुल के नियर एक पर्टिकुलर जगह पे बुलाया गया था कि आपको आयोग में आने की जरूरत नहीं है। इस पर आते हैं तमाम दर्शकों को मैं बता दूं, आज पूछता है उत्तराखंड के आज के इस भाग में हम जुड़े हुए हैं एक ऐसी महिला के साथ, एक ऐसी बहन के साथ जो नारी शक्ति को यकीनन रिप्रेजेंट करती हैं और बहुत बहादुर भी हैं। वो कल रक्षाबंधन का दिन भी है और आज हमारे साथ वो बहन जिनको हम सब लोगों को केवल ना तो प्रोटेक्ट करना है पर इनके साथ भी हमें देना है। दरअसल जो चीजें इनके साथ हुई हैं वो घटनाएं आप सब लोगों ने थोड़ी देर पहले सुनी भी होंगी, लेकिन दिल दहला देने वाली जो चीजें इन्होंने बताई हैं वो वाकई बहुत अफसोस होता है जान करके इसमें हमारे तमाम वो अधिकारी लिप्त होते हैं या तमाम समाज के वो ठेकेदार जो जिन्हें लगता है कि हम सब कुछ हैं। और यकीन मानिएगा जब लोकार्पण बात करता है या हम बात करते हैं इस मसले पर तो हमें साफ साफ ये चीज इंगित होता है कि कोई भी बचना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। एक बहन, एक मातृशक्ति जब जाती है कि यार हाँ आज मेरा सिलेक्शन हो गया है और अब इस तरह से प्रोसेस होनी है, उस प्रोसेस के दौरान कुछ इनसे इस तरह से चीजें करवाई जाती हैं या इनसे बोली जाती हैं या कुछ चीजें इस तरह से इनके जो संज्ञान में होती है वो वाकई बहुत दिल दहला देने वाली है। पूरी कहानी भी हम सुनेंगे पर आप सब लोग इस वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी कीजिएगा और साथ के साथ बने भी रहिएगा, क्योंकि बहुत जरूरी है ये समझना कि जो बहन ने आज झेला है, जो इनके साथ घटित हुआ है, ये क्यों हुआ, क्या कारण रहे और आगे ऐसा ना हो उसके लिए हम क्या समाधान दे सकते हैं। जी मैम, तो थोड़ा बताइएगा मैम ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सर शुरू हुआ था 21 मई 2019 को मेरा फीमेल कैडर का इंटरव्यू के दौरान। तो सर जब मेरा ये फीमेल कैडर का इंटरव्यू हो रहा था तो 3 पैनलिस्ट थे हर पैनल में। तो मेरा जो फीमेल कैडर का इंटरव्यू था ये 50 मिनट के अराउंड चला था और इस इंटरव्यू के दौरान मतलब इस मेंबर के द्वारा कम से कम 12 से 16-17 पता नहीं कितनी बार इसने पड़ोसन सब इस तरीके की बात कर रहा था मेरे साथ में। और पड़ोसन मतलब आपको पड़ोसन कह रहा था? बिल्कुल, जब इसने पूरी लोकेशन मेरी जान ली थी कि कहाँ रहती है, उस फ्लाईओवर के मतलब पर्टिकुलर कॉलोनी का नाम पूछता है कि कहाँ पे। तो जब ये पड़ोसन शब्द बोल रहा था तो मुझे लगा क्या पता ये इस कॉलोनी से रिलेटेड होगा, तो मुझे यही लग रहा था कि शायद इस वजह से ये पड़ोसन शब्द बोल रहा। लेकिन ये पड़ोसन शब्द इसलिए बोल रहा था कि ताकि मैं आगे आने वाले इंटरव्यू में इसके साथ इसके लिए कांटेक्ट करूं कुछ भी। तो क्योंकि जब इसने दूसरे इंटरव्यू मतलब जब मेरा जनरल कैडर का इंटरव्यू हुआ था 1 महीने के बाद 20 जून 2019 को, तो ये सीधे सीधे बोल रहा है मेरे से कि जब मैंने तेरे को 70 बार मतलब हिंट दे दी थी तो तूने मेरे से कांटेक्ट क्यों नहीं किया और हम तेरे को कॉल कर रहे हैं। ये अभी लाइव बोल रहा है कि मैंने इसको मेरा नंबर चेक कर लो कि मैंने इससे एक भी कॉल किया। मैं खुद बोल रही हूँ ना कि ये अपने असिस्टेंट के नंबर से कॉल कर रहा था और ये नंबर बंद क्यों है उस दिन से, क्यों नहीं पता किया गया कि कितने कैंडिडेट को इस नंबर से कॉल की जा रही थी और ये मेंबर कॉल कर रहा था। मैं हूं ना इसकी और ये मेरे से प्रूफ मांग रहे हैं कि क्या प्रूफ है सर आपके सामने। मैं अभी आपसे डिमांड करती हूँ, बताइए आप क्या प्रूफ है आपके पास कि मैंने कोई डिमांड की या कोई आपके साथ में मॉलेस्ट करता है या छेड़खानी करता है तो उसका क्या प्रूफ है। एक फीमेल खुद बोलेगी ना, या मैं सही बात है। और ये बात वीडियो बनाऊंगी, मैं ऐसे बोलूंगी कि सर तब मॉलेस्ट करना, मुझे पहले वीडियो बनाने दो, मेरे पास पहले रिकॉर्ड रहने दो। आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पूरे फीमेल्स को कि मॉलेस्टेशन का बताओ मुझे क्या प्रूफ है, क्या प्रूफ दूं मैं बताओ। और मुझे लगता है आयोग में जब तक इस तरह से लोग घुसे हुए होंगे
ऑन कैमरा ये अभी अभी एक्सेप्ट कर रहा है कि ये मुझे गाड़ी में मिली रिस्पना पुल के चौराहे पे। निकालिए सीसीटीवी चौराहे से। बस फर्स्ट दिन से बोल रही हूँ कि रिस्पना पुल पे मुझे कम से कम 15 मिनट का वेट कराया गया था, जबकि मुझे अगर ये इतने अपने बाप की औलाद था तो सीधे बोलता, क्यों ये डॉक्यूमेंट के बहाने से पहले मुझे रिस्पना पुल में बुला रहा है, फिर 10 मिनट आगे हरिद्वार रोड की साइड एक पर्टिकुलर जगह पे मुझे बुलाता है और फिर वहां पर सीधे बोल रहा है कि हम आपको कॉल कर रहे हैं। तो मतलब पैसे लेकर के आना चाहिए था। क्यों दे सर हम इनको पैसे? अच्छा, जब ये कॉल पर बात हुई है एसएमएस के द्वारा, इसने बीच में कभी बोला आपको कि पैसे पड़ेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये मुझे जिस दिन मेरा इंटरव्यू हुआ था जनरल कैडर का फाइनल इंटरव्यू के बाद मुझे कॉल की गई इसके असिस्टेंट के नंबर से कि मेरे केबिन पे आके मिलो, तुम्हारे डॉक्यूमेंट अनकंप्लीट हैं। इसने अभी अभी एक्सेप्ट किया है कि फाइल तो तुरंत बंद होकर के जमा हो जाती है, तो फिर एक केबिन पे क्यों बुला रहा था मुझे? फिर उसके बाद 2 दिन के बाद रिस्पना पुल के क्यों नियर अराउंड क्यों बुलाया गया मुझे? और अगर ये सीधे सीधे बोल रहा है कि मैं ये सारी बातें असत्य हैं, तो फिर मेरी कॉल पे खुद कॉल पे आकर के आने वाली जितनी पोस्ट है सीधे बोलता है कि ये फलानी पोस्ट मेरे हाथ पे, अलानी पोस्ट मेरे हाथ पे है, मैं कर दूंगा, किसी भी पैनल में तेरा इंटरव्यू होता है मैं सिलेक्शन करूंगा। अब मेरे को बोलता है कि अब क्यों सिलेक्ट नहीं हुई तू? अरे इतना मेंटल ट्रॉमा तुम अगले स्टूडेंट को दे रहे हो, कैसे निकलेगा वो बताइए? क्या और जिम्मेदारियां नहीं है हमारी? और क्लासेस नहीं है हमारी? और मुझे बताइए कि कितने टॉपर सिलेक्टेड हुए? हर टाइम पे एक ही सिचुएशन रहेगी, और जब तक ये भ्रष्टाचारी रहेंगे कभी भी नहीं होगा, किसी भी जो योग्य कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन नहीं होगा। मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, जो आपके सीधे सीधे आज जो आरोप है ये यूकेपीएससी पर लग रहे हैं, और इसी तरह के आरोप कहीं ना कहीं अभी जो आजकल चल रहा है यूके तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि यूकेपीएससी में अंदरूनी मामले पर कितनी ज्यादा इस तरह से हरकतें होती हैं, या फिर पैसों का लेन देन, या फिर जिस तरह से आप कर बात हुई कोई और महिला भी कभी सामने आई है? सर मुझे पता नहीं, वो तो जब आप इन्वेस्टिगेशन करोगे पता करोगे कि कितने कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं इनके साथ इन्होंने किसी तरीके का कांटेक्ट किया अपने फोन से, वो तो जब जांच होगी तब पता चलेगा ना। मैं तो मेरे साथ जो कुछ हुआ है मैं उसके बारे में बता सकती हूँ, मैं औरों के बारे में क्यों कैसे बता सकती हूँ सर? और मैं ये बोल रही हूँ कि जब मेरे साथ ये हुआ तो क्यों नहीं हुआ होगा औरों के साथ में? जब मेरे साथ में पैसों की डिमांड दी गई है, सेक्सुअल फेवर के लिए सीधे सीधे बोला गया है, तो क्यों नहीं औरों के साथ में हुआ होगा? सही बात है। और ये हिम्मत रिलेटेड नहीं है। मैं इस मेंबर को यस सर, मैं इस मेंबर को ये बोलना चाह रही हूँ कि जब तू है ही नहीं इन चीजों से कहीं से भी रिलेटेड, तो तू क्यों मुझे सांत्वना दे रहा था? और ये रिकॉर्डिंग ये बोल रहा है कि ये चुप क्यों थी? तो मैं चुप तो कहीं नहीं थी। आप मेरी सारी शिकायतें जो भी देखिए पिछले 3 सालों में 10 जगह आरटीआई लगानी पड़ती है, 10 जगह। आपको पता है कि लीगल प्रोसेस क्या होती है? नहीं, पर एक चीज देखिएगा, आप सब लोग जितने भी देख रहे हो, किसी व्यक्ति की इतनी हिम्मत हो सकती है क्या? या तो वो बहुत ज्यादा बुद्धि विवेक से गया हुआ इंसान होता है, या कर्मों से ही नीच। और मुझे ये बोलने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता या कुछ भी इस तरह से कि जो व्यक्ति इस तरह की मानसिक सोच रखता है, उसे या तो कारावास में होना चाहिए या फिर फांसी लगवा देनी चाहिए। अब मुझे समझ में नहीं आता है लॉ किस तरह से चल रहा है और इन चीजों पर क्या साक्ष्य वो जुटाना चाहते हैं। सबसे पहली बात, जो आपने ये बात बिल्कुल सही करी, क्योंकि वो जुडिशरी का एक मेंबर रहा है, तो क्या जुडिशरी उसको बचा रही है? क्या ये वो लोग बचा रहे हैं, या कानून को उसने खुद ही इस तरह से अपने चारों तरफ इर्द गिर्द सुरक्षित दीवार एक बना दी है? और अगर ये मामला आपका कौन से थाने में था मैम पहली बार? सर पहले जब 11 जुलाई को मैं सीओ टालनवाला से मिली थी, और उसके बाद ये जांच रेफर की गई सीओ नेहरू कॉलोनी पल्लवी त्यागी जी के पास। फिर उसके बाद अच्छा। मतलब बहुत सारे, क्योंकि पल्लवी त्यागी जी ने वो अड़ गई थी कि अपने हस्बैंड को बुलाए यहाँ पे। तो उस टाइम पे जो है कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था, मेरे हस्बैंड की कोविड में ड्यूटी लगी हुई थी। मैंने इनको बोला कि मैम उस दिन पूरी फैमिली मेरे घर में थी जिस दिन इस आदमी ने मुझे बुलाया था 23 तारीख को। मेरे सासू जी, ससुर जी, हस्बैंड, भाई सब घर में थे। बल्कि बकायदा जिस दिन इनकी कॉल आई थी मुझे, मैंने अपने भाई के नंबर से भी कॉल की थी, लेकिन इन्होंने उठाया नहीं था क्योंकि मेरे फोन पे कुछ गड़बड़ चल रही थी, उसमें आवाज क्लियर नहीं आ रही थी।
तो भाई ने बोला कि तुझे आयोग की तरफ से कॉल आ रही है, तो फिर मैंने इसके नंबर से की थी कॉल। तो भाई जब मेरा भाई पूरा है प्रत्यक्ष गवाह, तो आप उसका बयान क्यों नहीं नोट कर रहे हैं? वो अड़ गई थी कि मेरे हस्बैंड को बोला, मैंने कहा मैम वो 250 किलोमीटर दूर है, वो नहीं आ सकते। तो मेरे मुंह पे फाइल मार करके बोलती है कि तू सिखाएगी मुझे कि मुझे क्या करना और क्या नहीं करना। तो फिर मैं उसके बाद एसएसपी सर पे गई थी कि सर, मैंने कहा मैम अच्छा, बिल्कुल ये बड़े आरोप भी हैं। और साथ के साथ क्या आप महिला आयोग भी गई मैडम? यस सर। तो जब यहाँ से कुछ नहीं हो रहा था प्रोग्रेस, तो मैंने महिला आयोग में भी लिखित शिकायत लिखवाई थी। और उस टाइम पे भी क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल चल रहा था, तो मैम ने बोला कि हम आपको अगले महीने एक पर्टिकुलर डेट दी थी, मे बी 14 अप्रैल या 13 अप्रैल की। तो इन्होंने बोला था कि हम आपको बुलाएंगे, लेकिन ना तो आयोग से मुझे कॉल आई, ना कोई नोटिफिकेशन आया, ना कुछ आया। पीएमओ को जो मैंने लेटर दिया था, उन्होंने सीएम को दे दिया था जांच करने के लिए, लेकिन वहां से भी मुझे कॉल आती है कि इस पे हम कुछ नहीं कर सकते, आप फलाने ऑफिसर पे चले जाइए। तो पिछले 3 सालों से सर ऐसे ही ऑफिस टू ऑफिस ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग। और मानसिक प्रताड़ना कितनी हो रही है? एक महिला जिसके कुछ बच्चे भी है, छोटे बच्चे हैं, अपना परिवार भी देखना है, गृहस्थी भी देखनी है, और साथ के साथ इस तरह से उसके साथ किया जा रहा हो। ये न्याय प्रक्रिया में जो चीजें हो रही हैं, इन पर जरूर एक सवाल जरूर है। क्योंकि एक महिला अगर इस तरह से प्रताड़ित हो रही है, चाहे वो मानसिक तरीके से हो या शारीरिक तरीके से भी टूट रही है, क्योंकि वो कभी एक दफ्तर जा रही है, कभी दूसरे दफ्तर, कभी तीसरे दफ्तर, और हमेशा उसको मिलता क्या है? एक सांत्वना या आश्वासन की कल आना और परसों। बड़ा समय हो गया है साहब। इस तरह से अगर 3 साल तक एक केस चलता रहा जिस पर की साफ साफ चीजें हैं, दोषी सामने है आपके, और जो आरोप लगा रहे हैं या जिनके साथ घटित हुई है घटना वो सामने, और इस पर भी इतना सोच विचार हो रहा है, तो किस चीज का प्रभाव है या किस चीज के अभाव में ये सब हो रहा है, ये सोचनीय जरूर है। मैम, आप थोड़ा और प्रकाश डालना चाहेंगे कि किस तरह से जो डिपार्टमेंट पे इस व्यक्ति द्वारा जो थोड़ा बहुत दबाव बनाया गया, क्या लगता है आपको कि दबाव बनाया गया इसके द्वारा? बिल्कुल सर। जब पुलिस ऑफिसर खुद मुझे बोल रही है कि तेरी वजह से मैं एक रिटायर्ड जज को क्वेश्चनर के लिए बुला रही हूँ, और एक और ऑफिसर मुझे बोलती है कि तेरे पास प्रॉपर एविडेंस नहीं है, तेरे को तो ये छील के रख देंगे खड़े खड़े। और अभी मुझे बोल के भी गया है ऑनलाइन, और खुद ऑनलाइन इसने कैमरे के सामने एक्सेप्ट किया है कि मैं इसको रिस्कना पुल पे एक गाड़ी के अंदर मिला था। बिल्कुल झूठ, इसने खुद एक्सेप्ट किया है, जबकि मैंने प्रॉपर उस प्लेस का नाम वगैरह शिकायत में पहले दिन से दे रखा है, जो मैंने एसएसपी को लेटर दिया है। क्यों नहीं उस जगह की जांच की गई, वहां से सीसीटीवी क्यों नहीं ली गई? मैंने बोला था कि 5 से 7 मिनट ये आदमी मेरे से मिला था, और इसने मुझे बकायदा टाइम पीरियड दिया था कि तेरे पास 4 दिन का टाइम है, मतलब 28 तारीख का ड्यूरेशन दिया था कि उस दिन हमने वाइंड अप करना है, और तब तक मुझे बता दे, अगर तू ठीक है, मानती है तो ठीक है, रिजल्ट उस दिन तेरे हाथ पे होगा। अब क्या एविडेंस दूं सर? जब मैं खुद आपके सामने ये बोल रही हूँ, पहले दिन से ये बोल रहा है कि आज क्यों आ रही है 3 साल में? आप मेरी पूरी जांचें देख लीजिए, इन ऑफिसर से पूछ लीजिए पुलिस डिपार्टमेंट में कि एक दिन से मैं हर डिपार्टमेंट में जा रही हूँ। क्या मैं बैठी हूँ और ये बोल रहा है कि अब क्यों नहीं तूने एग्जाम निकाला? तो फिर मैं इसको बोलती हूँ कि इतना मेंटल ट्रॉमा देने के बावजूद, और एक फीमेल अभ्यर्थी होने के बावजूद, जिसके अंदर 100 जिम्मेदारियां हैं, अपनी पढ़ाई कर रही है, 10 जगह चीजें देख रही है, और तू बैठ के दिखा जरा, और किसी एग्जाम को पास करके दिखा। जो तू बोल रहा है कि हाँ भाई मैं तो अभी भी कोचिंग दे रहा हूँ, ये सो, और बेटा बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। ये चीजें हैं यकीनन। और आपने एक पेपर निकाला था, उसके बाद कभी आप फिर उस तरीके से तैयारी ही नहीं कर पाए होंगे? सर तैयारी थी, लेकिन मेरा एमएड भी चल रहा है उसके साथ साथ, और जो कि इसमें पोस्ट बहुत कम थी इस वाले में, तो मेरा पूरा ध्यान अपने एमएड पे ही था। तो नहीं होती है सर सिचुएशन। आप कैसे कह सकते हैं कि जो प्रॉपर तैयारी आपके 3 साल पहले थी, 3 साल बाद भी वही प्रॉपर तैयारी होगी? क्यों? और सेंटर लेवल के एग्जाम क्वालिफाई करे हुए, सीटेट किया हुआ है, यूटेट किया हुआ है, नेट क्वालिफाई किया हुआ है, पेपर और स्क्रीनिंग का पेपर मेरा निकला हुआ है। ऐसा भी नहीं कि मैं बिल्कुल स्क्रीनिंग में ही फेल हुई हूँ। ये तो जब सिर्फ 5 सीटें थी, तो हो सकता है कि भाई जो कैंडिडेट जो 100% लगे होंगे तैयारी में, उनको निकलना है ना, न कि मुझे, जो मैं पुलिस के पास भाग रही हूँ। मैं निकलूंगी कैसे? निकलूंगी क्यों? इन्होंने मुझे इतना मेंटल ट्रॉमेलाइज किया है, और अब मेरे से प्रूफ मांग रहे हैं कि भाई मैंने तेरे साथ मॉलेस्ट किया है, दिखाओ मुझे प्रूफ। मैं इसमें एक चीज पूछना चाहता हूँ मैम, मे बी आई मे बी रॉन्ग समवेयर, और जस्ट टू आइडेंटिफाई कि इसमें हमारे जो सरकारी तंत्र में बैठे हैं सफेद पोश लोग, क्या आप किसी विधायक से या किसी मंत्री के पास इस संदर्भ में मिलने गए
या उनसे मदद की गुहार आपने किसी से लगाई? हेलो। बिल्कुल लगाई थी सर, मंत्रियों से गए थे, ऑफिस बहुत सारे ऑफिसर्स के पास गए थे। यस सर। हेलो। जी जी, मैं सुन पा रहे आवाज आ रही है आपकी। जी, आपकी आवाज आ रही है, मैंने कहा। हाँ जी, तो सर बहुत लोगों के जी तो सर बहुत लोग जो जनप्रतिनिधि थे उनके माध्यम से भी हमने शिकायती पत्र दिए थे, बहुत सारे नेताओं को दिए थे। जितने पुलिस के ऑफिसर से मैं खुद मिली हूँ सर, एक एक ऑफिसर से, जो क्योंकि बहुत कुंभ का टाइम था, तो जिन पे मेरी जांच थी, कभी उनकी कुंभ में ड्यूटी लगा दी जा रही थी, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हुई हैं। आप डिपार्टमेंट से पूछ लीजिए कि हर बार 7 बार मेरे बयान हो चुके, तो क्या मैं बैठी हूँ क्या? और आप क्या मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक मॉलेस्टेशन पीड़ित अगर एक लड़की आती है तो पहले आप प्रूफ मांगेंगे उससे, फिर आप बोलेंगे कि ठीक है। क्या एक महिला का बोलना ही काफी नहीं है? नहीं, बिल्कुल ये बात सही कह रहे हो आप। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो मुझे समझ में आ रहा है, ये सारी चीजें इसलिए हुई हैं क्योंकि जब सैया भये कोतवाल तो फिर डर काहेगा। और अगर इसी तरह से मामला है तो वाकई ये बहुत चिंतनीय है। मुझे बड़ा गर्व होता है वैसे हमारी जो जवान है, चाहे वो पुलिस हो या फिर फौजी हो, मैं ये बात हमेशा से भी मानता हूँ। लेकिन जो हमारे साथ महिला है आज, इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं पिछले 3 वर्षों में, और इनका विश्वास भी होगा जैसा हमारा विश्वास है डिपार्टमेंट पर। तो इनके विश्वास पर भी खरा उतरने की कोशिश हर व्यक्ति को करनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर इनकी बातों पर यकीन तब भी किया जाता तो शायद कम से कम जांच दोनों तरफ। अच्छा, क्या हुआ इसमें? कभी सुनवाई वगैरह हुई है या बयान वगैरह दर्ज वगैरह किस तरह से हुए? सर कुछ नहीं हुई है, बस शिकायतें दर्ज की जाती हैं, अभी सांत्वना दी जाती है, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, ना तो महिला आयोग से कुछ आया है, ना कहीं से, किसी भी डिपार्टमेंट से कुछ नहीं आया। चलिए महिला आयोग से हम बात भी करेंगे। जी बताएं। इसकी सर अभी इसने ऑन कैमरा इसने रिकॉर्ड किया है कि मैं रिस्पना पुल के चौराहे पे बंद गाड़ी के अंदर मिला था, ठीक है। और इसके असिस्टेंट की ऑडियो में आपको सुनाती हूँ, तो सीधे बोलता है कि हाँ तुम तो 2-2 बार मेरे पैनल में आई थी, इसलिए तुम्हारी एक मदद करने का उद्देश्य था, तुम इसलिए सर पे गलत आरोप लगा रही हो। मतलब खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हाँ इस जगह पे हमने तुम्हें बुलाया था। इसका असिस्टेंट जिस नंबर से इस मेंबर की खुद कॉल रिकॉर्ड है, जो अभी चली भी थी किसी न्यूज मीडिया पे। अगर ये इस पूरे प्रकरण से इंटर रिलेटेड नहीं है तो ये क्यों मुझे सांत्वना दे रहा था कि हाँ आने वाली ये फलानी पोस्ट मेरे हाथ पे, जिनका नोटिफिकेशन तक नहीं निकला हुआ था, खुद एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ ये पोस्ट मेरे हाथ पे है। तो क्यों नहीं ये पोस्ट तेरे हाथ पे थी जो प्रवक्ता के इंटरव्यू में तू बैठा हुआ था? जब आने वाली पोस्ट तेरे हाथ में है तो ये वाली पोस्ट तेरे हाथ में क्यों नहीं थी? तू बोल रहा है कि ये बंद करके ये बिल्कुल ब्लैक बॉक्स में चली जाती है फाइलें, तो फिर इंटरव्यू के बाद कॉल क्यों की जा रही थी वेरिफिकेशन के नाम पे? खुद इसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग काफी नहीं है जिसमें सीधे बोल रहे हैं कि हाँ तुम्हारे डॉक्यूमेंटेशन में कमी थी इसलिए हमने तुम्हें बुलाया था, हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं था, तुम इसको गलत ले रही हो। मैं बताऊंगी ना सर, एक चोर नहीं बोलेगा आपको कि हाँ मैंने चोरी की है। किसी घर में चोरी होती सबसे है, बड़ी बात है ना, अगर डॉक्यूमेंट को में कुछ कमी है तो उसका सरकारी तरीका होता है, चाहे आप कैंडिडेट को अपने ऑफिस बुला रहे हो या कार्यालय या आयोग जहां भी बुला रहे हो, ऐसे खुली सड़क पर तो नहीं बुलाइएगा। और जिस तरह से वो बोल भी रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि हाँ मैं इसको गाड़ी में मिला था, तो यानी कि आपने वो जो बुलाया है वो भी सच है और वो आई भी वो भी सच है और गाड़ी में भी बैठे हैं। तो यानी कि पहला प्रकरण तो यही गलत है कि आप अपने आयोग के दफ्तर, क्योंकि ये हायरिंग आपकी पर्सनल तो हो नहीं रही थी कि आपने पर्सनल सेक्रेटरी के लिए या फिर किसी अन्य पद के लिए आपने इंटरव्यू रखा होगा और आप कहीं रास्ते में जा रहे हैं तो रास्ते में ही इंटरव्यू कर लेते हैं। जब भाई आयोग का मामला है और राज्य सरकार की सेवाएं इन्होंने आगे देनी थी, तो इनका मुझे लगता है डॉक्यूमेंटेशन हो चाहे इंटरव्यू हो या कुछ भी, वो तो पहला चीज तो दफ्तर में होना चाहिए। ये भी एक बड़ा क्लू है कि उन्हें बीच सड़क पर क्यों बुलाया जाता है। मैं बोलूंगा जंगल वंगल कहीं नहीं, पर बीच सड़क में भी क्यों बुलाया जाता है, ये एक बड़ा प्रश्न। इसका जवाब देते ही बन जाएगा कि हाँ क्यों प्रॉब्लम हुई थी। और सबसे बड़ी बात, ये मेहरबानी केवल ये इन पर करते हैं कि बेटा आप ऐसा करो कि आप दफ्तर तक तो मत आओ, मैं रिस्पना पे हूं यहीं पर मुझे पकड़ा दो, या सबके साथ करते हैं कि जो ऋषिकेश में है बेटा वहीं रुक जा, मैं अभी ऋषिकेश आ रहा हूं,
तू हरिद्वार में रुक जा, मैं वहीं से डॉक्यूमेंट ले लेता हूँ, मैं प्रेम नगर में हूँ, मैं घंटा घर पे हूँ और मैं तमाम डॉक्यूमेंट वैसे ही ले लूंगा। क्या ऐसे ही करते हैं आप? और अगर ऐसा करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप तो बहुत ज्यादा महान है और आप तो एक ऐसे पद पे हैं शायद जहां पर आप पानी का गिलास तक ऑफिस में नहीं उठाते होंगे खुद, तो फिर ये फाइलें लेने या पेपर कलेक्शन करने का इतनी बड़ी जिम्मेदारी कहां से आ गई? क्या इस पर किसी ने सोचा है क्या इस तरह से? मैम, क्या आपने ये बिंदु कभी नहीं रखे इनके सामने? सर सारे आप मेरी एप्लीकेशन देखेंगे, जो बातें मैं आपके सामने बोल रही हूँ यही सारी बातें मैंने मेंशन की हैं अपनी हर शिकायत में, चाहे वो पीएमओ का लेटर है, चाहे वो महिला आयोग का लेटर है, चाहे वो एसएसपी का है, चाहे वो डीजीपी सर का लेटर है, सब में आप चेक कर लीजिए, वो है वहाँ ऑन रिकॉर्ड। आप सारे सर से पूछ लीजिएगा कि किस तरीके का व्यवहार हुआ है, कितनी बार मेरे बयान दर्ज हुए हैं। तो क्या एक फीमेल अगर इस तरीके से बोल रही है तो आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे क्या? पिछले 3 सालों में आप अपनी प्रोसेस बताइए कि आपने क्या किया है पिछले 3 सालों में। बिल्कुल सही बात है। नहीं, ये वाकई मेरा दर्दनाक कोई भी है। दिमाग खराब थोड़ी ना हो रखा है सर कि मैं एक जज के सामने मैं क्या औकात है मेरी कि मैं इतना बड़ा एलिगेशन लगा दूं ऐसे ही। और ये बोल रहा है कि मतलब पॉपुलैरिटी पाने के लिए कि ये जो है यूके SSS का मुद्दा चल रहा है इसलिए सोचा होगा। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि एसटीएफ की वजह से बहुत सारे लोग पकड़े जा रहे हैं, तो मैं उनको ये बोलना चाह रही हूँ कि कम से कम इंटरलिंक्ड तो करो यूकेपीएससी से भी कि यहाँ पर भी सेम चीजें हो रही हैं और हम पिछले 3 साल से लगे हुए हैं, तो क्यों नहीं इस पे जांच हुई? और जब 2018-19 में प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सबने उठाया था ये मुद्दा कि 100% इंटरव्यू के आधार पे ये सिलेक्शन हो रहे हैं और इसमें बड़े पैमाने पे धांधली हुई है, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए, क्यों नहीं की गई? बिल्कुल चिंतनीय है मैम, बहुत चिंतनीय है और यकीनन इस संदर्भ में मैं पहले कल महिला आयोग से जरूर बात करूंगा और कोशिश करूंगा कि इस सिलसिले में जहां तक भी हम आगे जा पाए। और जितने भी लोग देख रहे हैं, मैंने आप लोगों को कहा है इस बारे में कि आप वीडियो को थोड़ा सा शेयर भी करते रहिएगा ताकि जो महिला हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं इनको न्याय मिले। और इनको न्याय दिलाना केवल ये तब इम्पोर्टेंट नहीं है क्योंकि ये मांग रही है। मैंने हमेशा कहा है उत्तराखंड में आज सबसे बड़ा दर्द ये है कि हम सब लोगों को ये नहीं मालूम कि ये कल ये तकलीफ हमारे द्वारे भी आ सकती, और जब तक हम इंतजार करते हैं कि ये हमारे द्वारे आएगी और उसके बाद हम कुछ कदम उठाएंगे, तो ये कौन सी बात है? ये तमाम चीजों के लिए हम ये बात करते हैं। और आज एक देखिएगा, एक और चीज भी मैं इस पर ऐड करना चाहूंगा, जो कई हमारे भाई यहाँ पर हैं और उनको लग रहा होगा कि हम हमेशा क्यों बात करते हैं कि जब एक छात्र चयनित होता है और उसके बाद उसको मानसिक जब प्रताड़ना होती है तो कितनी सारी दिक्कतें आती हैं। तो इसीलिए हम भी कहते हैं कि जो बच्चे आज सेलेक्ट हो रखे हैं, अगर उनको ज्वाइनिंग जल्दी मिल जाए तो शायद उनकी चीजें उनकी जिंदगी में थोड़ा सा ठीक हो जाएंगी। खैर ये अलग मामला है, वो अलग मामला है, पर देखा जाए तो काफी हद तक मानसिक तनाव एक जैसा है, क्योंकि हो सकता है यहाँ पर थोड़ा ज्यादा हो, वहां पर कम हो, पर मानसिक प्रताड़ना होती है। पर बहुत अच्छा लगा आपने अपनी बातें रखी हमारे साथ आज, और हम इन मुद्दों पर जरूर आगे भी बात करेंगे और जोड़ेंगे भी उन लोगों को जो इस पर दोषी